अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है राजा फरहान ने, चकवाल से। राजा फरहान कहते हैं हमारे चकवाल की बहुत ही मशहूर ये सच्ची कहानी है, जिसको मैं चाहूँगा कि आप अपने लफ्ज़ों में इस अंदाज़ में सुनाएं कि जिस तरह आप समा बांध देते हैं, सुनने का मज़ा आ जाता है। और उम्मीद है लोगों को भी ये हमारे गांव की कहानी बहुत अच्छी लगेगी। कोशिश करूँगा फरहान साहब। एक ऐसा गांव जहां तमाम लोग खुशी खुशी इसलिए भी रह रहे थे कि उस गांव का सबसे बड़ा जिम्मेदार बरकत अली, जिसको खुदा ने इंतहाई रहमदिल, इंतहाई मेहरबान और लोगों से प्यार करने वाला, लोगों का ख्याल रखने वाला बनाया था, उस शख्सियत की वजह से गांव के तमाम लोग बरकत अली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी तारीफ़ें करते थे। और बरकत अली को भी खुदा ने इतना नवाजा था कि वो एक खूबसूरत सा गांव, जहां पे बिल्कुल एक साइड पे ट्रेन की पटड़ी गुजरती और वहीं से ही ज़मीनों का सिलसिला शुरू हो जाता जो दूर तक एकड़ों में फैला हुआ था, और उससे आगे एक दरबार जो वहां का, उस गांव का सबसे मशहूर दरबार था। उस गांव के जितने भी लोग कभी किसी मुसीबत में, परेशानी में, दुख में मुब्तला होते तो सीधे बरकत अली के पास पहुंचते, और बरकत अली उनकी सोच से ज्यादा उनकी मदद करता। बरकत अली की जब शादी हुई तो उसका एक बेटा और उसके बाद एक बेटी पैदा हुई। वालिदैन उसकी शादी के 1 साल बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। जब उसकी जिंदगी में एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई तो वहां खुदा ने उसके लिए एक और इम्तिहान लिख रखा था। उसकी बीवी भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। अपने दोनों बच्चों को बेइंतहा प्यार देगा, जिंदगी की हर जरूरियात देगा और एक बाप और मां बन के पालेगा। और उसने ऐसा किया, दोनों बच्चों को पाला। और उसका बेटा सलमान जब बड़ा हुआ तो उसको पढ़ाई लिखाई का शौक था, और जब उसने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली तो उसने वालिद से ख्वाहिश का इजहार किया कि अब वो पढ़ने के लिए करीबी शहर जाना चाहता है, कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है। बरकत अली ने उसको इजाजत दे दी। बरकत अली की जमीनों में काम करने वाले जितने भी लोग थे वो बेइंतहा मेहनत करते, और अल्लाह ताला की रहमत ऐसी पड़ती कि फसल हर साल बाकी तमाम जमींदारों से दुगनी होती। और भी इर्द गिर्द के कई बड़े बड़े जमींदार थे, लेकिन उनकी फसलें इतनी अच्छी नहीं होती थी मुकाबले में जितनी बरकत अली की फसल। उनकी भी फसलें बहुत अच्छी होती, लेकिन बरकत अली की फसलें तो कमाल ही दुगना पैसा दे जाती। अब सलमान के बीए के पेपर होने वाले थे, कुछ दिनों की उसकी छुट्टियां थी, तो उसने फैसला किया कि वो वालिद साहब से एक दफ़ा मिल आए। महीने में एक दफ़ा या जब भी छुट्टियां होती वो वालिद साहब के पास चक्कर लगाता। गांव पहुंचा, बरकत अली से मिला, वो अपने बेटे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आज उसको घर आए हुए दूसरा दिन था कि आसमान पर घटाटोप बादल छाए हुए थे, बिजली बहुत चमक रही थी, किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। और ये वो मौसम था जिस वक्त गंदम की फसल पक कर बिल्कुल तैयार हो गई थी। ज़मींदार जानता था कि अगर बारिश हो भी गई तो उसका एक ही हल है कि ज़मीनों को जो पानी दिया गया है वो ज़मीनों से निकाल दिया जाए, और अगर फिर बारिश का पानी ज़मीनों में गिरता है तो फिर कोई मसला नहीं, वरना अगर पहले भी ज़मीनों को पानी दिया हुआ है, ऊपर से और बारिश हो गई तो फसल जो पक चुकी है खराब हो जाएगी। बेटे ने देखा वालिद साहब इस मौसम में घर से बाहर जाने लगे हैं, तो उसने पूछा, अब्बा हजूर कहाँ
इस मौसम में। वो बोले, बेटा तमाम काम करने वाले तो आज जल्दी चले गए थे, मौसम ही सुबह से ऐसा था, तो मैं ज़रा चक्कर लगाऊं, ज़मीनों में अगर पानी है तो वो पानी को निकाल दिया जाए, दूसरी तरफ बहा दिया जाए, वरना ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी। देख रहे हो ना आसमान के तेवर कैसे हैं, किसी वक्त भी ये बरस सकता है। तो सलमान बोला, तो आप क्यों जा रहे हैं अब्बा मेरे होते हुए? रुकिए, मैं जाता हूं। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम रुको, मैं देखता हूं। तो सलमान ने कहा, आपने मेरी ऐसी तरबियत की है, माँ और बाप का दोनों का मुझे प्यार दिया है, लेकिन मैं अपनी गाँव की रिवायात को, मेहनत मजदूरी को, किसी चीज़ को भूला नहीं हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैं शहर जाके पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है जब मैं अपने गांव की इस मिट्टी को सूंघता हूँ। इस मिट्टी ने हमें इज्जत दी है, इस मिट्टी ने हमें इस काबिल बनाया है, आपको मुझे, कि हमारा हाथ लेने वाला नहीं देने वाला है। जितना भी शुक्र अदा करें खुदा का कम है। तो इसलिए आप तशरीफ रखिए, मैं देकर आता हूं। उसने कस्सी उठाई और चल पड़ा। वाकई बाहर मौसम के तेवर बताते थे कि किसी वक्त भी तेज बारिश शुरू हो जाएगी। वो एक कच्ची सी पगडंडी पे चलता हुआ अपने गांव की खूबसूरत ज़मीनों को देखता हुआ, हरियाली को, दरख्तों को, और स्पेशली इस वक्त परिंदे जो अपने घोंसलों में पहुंच चुके थे, जानते थे किसी वक्त भी बारिश हो जाएगी, क्योंकि सुबह से ही बादल आए हुए थे। लेकिन अब तो बादलों के तेवर बताते थे, बस अभी बरसे कि अभी बरसे। वो एक पगडंडी से चलता चलता सीधा अपने ज़मीनों के उस हिस्से की तरफ चला गया। मुख्तलिफ फसलें वहाँ पे काश्त होती थी, जिस जगह पे गंदम की फसल उगी हुई थी, वहीं शुरू में ही एक छोटी सी, गांव के अंदर एक पूरा सिस्टम बना होता है, ज़मीनों के बिल्कुल साथ साथ छोटी छोटी नहरें नहीं, छोटे छोटे पानी के इस तरह के सिलसिले बनाए जाते हैं जो ज़मीनों को सैराब करते हैं, और जब पानी ज़मीन के अंदर मुकम्मल चला जाता है तो उनके मुंह को बंद कर दिया जाता है। एक ऐसी एक छोटी सी नहर टाइप सी को अबूर करके वो उस बरगद के दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने देखा उस बरगद के दरख्त के बिल्कुल पास ही, थोड़े ही फासले पे, जो और दरख्तों का एक झुंड सा लगा हुआ था, वहां पे गुड़ बनाने के लिए वो पूरा सिस्टम लगाया गया था। जब गन्ने की काश्त पक जाती थी तो गन्नों को काटने के बाद वो वहीं पे उसका रस निकाल के उसका गुड़ बनाते थे। आज वो सारा सामान तो वहीं पे मौजूद था, लेकिन काम करने वाले बारिश की वजह से जा चुके थे। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वो कस्सी, जिससे वो अपनी उस गंदम की फसल का पानी दूसरी जमीन में शिफ्ट करता, उसने जैसे ही फसल की तरफ देखा तो ये देख के हैरान रह गया, पानी ऑलरेडी ही फसल से निकाला जा चुका था। फसल बिल्कुल खाली थी। उसने देखा, अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया, लगता है कोई काम करने वाला मुजेरा पहले ही पानी निकाल गया है इस बादलों के तेवर को देख के। लेकिन उसी वक्त उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, एक खनखनाती, चहचहाती आवाज। वो एकदम पीछे मुड़ा तो वो टकराते टकराते बचा। उसके पीछे एक गांव की अल्हड़ मुठियार खड़ी थी। उसने जैसे ही मुड़ के उसको देखा तो वो चौंक गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की गांव में नहीं देखी थी। सर से पांव तक उसको देखा तो चौंक के रह गया। उसने अपने बालों की गुत्त बनाई हुई थी और गुत्त को अपने आगे कंधे पे डाल के उस गुत्त के लठों से खेल रही थी। बड़ा बड़ा सा उसने सुरमा पहन रखा था, बड़ी बड़ी सी उसकी आंखें थी। बगैर मेकअप के भी वो इंतहा की खूबसूरत थी। ऐसे लगता था खुदा ने ही उसको मेकअप करके भेजा है। वो एकदम चौंक कर उससे बोला, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? तो वो एकदम से बोली, सलमान बाबू, हाँ, अब तो आप शहर पढ़ने चले गए, पढ़े लिखे बाबू बन गए, अब आपको गांव के लोग कहाँ अच्छे लगेंगे? तो एकदम से थोड़ा सा अजीब सा हुआ और बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो अकेली? वो बोली, मेरा नाम रोजीना है, मैं आपके वाले साहब को भी जानती हूं और सलमान बाबू आपको भी जानती हूं। मैं समझा नहीं इस बात को, क्या मतलब? अरे यही ना
कि आप शहर में पढ़ते हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं, अभी वापस चले जाएंगे, और आपके वालिद साहब को तो कौन नहीं जानता। बरकत अली साहब सबके मनपसंद आदमी हैं, सब उनके लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये बात सही है, वालिद साहब बहुत अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सब उनको जानते हैं, तुम भी जानती होगी। लेकिन इसका ये क्या मतलब हुआ कि तुम इस अंदाज में मेरे पीछे आके खड़ी हो गई हो? अगर कोई काम है तो मैं हाजिर हूं, मुझे बताओ। अगर काम नहीं है तो जाओ, इस वक्त बारिश होने वाली है। वो बोली, हाँ काम तो है, इसीलिए तो आपके पीछे आई हूं। हाँ बोलो। मुझे आपका प्यार चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? सही सुना आपने, मैं आपका प्यार मांगने आई हूं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये तुम क्या कह रही हो? सलमान बाबू, आप तो पढ़ते रहे, मैं आपकी मोहब्बत की आग में जलती रही हूं। मोहब्बत तो इंसान को दीवाना कर देती है। कब से इंतजार था कि आपका सामना करूं, आज सामने आई हूं तो आप मुझे जी भर के देख भी नहीं रहे। अरे भाई, मैं तुम्हें क्यों जी भर के देखूं? गांव का कोई बंदा देख लेगा, वो बतंगड़ बना लेगा इस बात का। तुम जाओ यहां से। तुम्हारा घर कहां है? मैं इसी बरगद के पास रहती हूं, यहीं पे मेरा घर है। आपको देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। मोहब्बत दीवानी होती है और दीवानगी में आपके सामने आकर खड़ी हो गई। ओके, हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाना है। वो जानता था वाले साहब का नाम है, अदब व आदाब है। किसी गांव के बंदे ने देख लिया और वाले साहब को बताया तो उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। वो जल्दी से चल पड़ा, क्योंकि ज़मीन को तो उसने देख लिया था कि पानी किसी ने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो वो जैसे ही मुड़ा तो वो पीछे से बोली, ये पानी मैंने ही निकाला है। वो एकदम से रुक गया और मुड़ा। क्या क्या कहा तुमने? सही सुना, ये जो पानी ज़मीन से निकला हुआ है ये मैंने ही निकाला है। क्योंकि जानती थी सारे काम करने वाले तो चले गए थे और ज़मीन के अंदर ये पानी पहले से लगा हुआ था। बारिश हो जाती तो ये फसल, पकी हुई फसल ख़राब होती, तो इसलिए इसका पानी मैंने खुद से निकाल दिया है। आप मेरा शुक्रिया अदा भी नहीं करेंगे। तुमने कैसे निकाला? आप बरकत अली साहब से पूछिएगा, मैं तो कई काम कर चुकी हूं उनके। क्या मतलब कई काम? हाँ, उनकी फसल हमेशा दुगनी होती है और हर साल पहले से ज़्यादा वो अच्छी फसल उगाते हैं। मैं उनकी फसलों का बहुत ख्याल रखती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं ध्यान रखती हूँ। आज भी देखें मैंने कैसा ध्यान रखा। आप इसी पानी को देखने आए थे ना, जो पहले ही मैं निकाल चुकी हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, हट जाओ, बस मुझे जाने दो, ये कहा और वो झंझलाता हुआ आगे बढ़ गया। उसने देखा पायल में, पाँव में पाजेब पहने छन छन की आवाज करते हुए उसके साथ साथ चली आ रही है। और उसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, जैसे उसके दिमाग में कोई ख्याल आया हो। उसने उसके पाँव की तरफ देखा तो वो जोरदार कहका लगा के हंस पड़ी। नहीं, मेरे पाँव सीधे हैं, मेरे पाँव उल्टे नहीं हैं। और जोर जोर से हंसने लगी। वो फिर से आगे चल पड़ा। वो उसके साथ साथ चलना शुरू हो गई और वो खुद ब खुद बोलती हुई आ रही थी। यकीन मानिए, आप छोटे थे और मैं भी छोटी, तब से आपको देखती आ रही हूं। बस जब से आपको देखा है दीवानी सी हो गई, इजहार ना कर सकी। हम दोनों जवान होते रहे और मैं मौके की तलाश में रही कि ज़िंदगी एक दिन वो ज़रूर दिन लेके आएगी कि मैं आपके आमने सामने होंगी और अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे कर सकूंगी। और आज आखिर मुझे मौका मिल ही गया। आप मुझे सामने नज़र आए और मैंने अपने दिल की हाल कह दी आपको। मैंने तो दिल की बात कह दी है, लेकिन कैसे जालिम हैं आप। सही कहते हैं, इंसान जब गांव से शहर पढ़ने के लिए चला जाता है तो उसकी मिजाज ही बदल जाते हैं। गांव की लड़की चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वो उसको पसंद नहीं आती। उसको तो शहर की मॉडर्न कपड़े पहने हुए वो पसंद आती है। तो एकदम से अजीब सा हुआ और उसने ना चाहते हुए जवाब दिया, मैंने कब ऐसा कहा है कि मुझे शहर की कोई लड़की पसंद आई है या ऐसा है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं ऐसा नहीं हूं। हैं आप ऐसे? अगर आप ऐसे ना होते
तो इस तरह कोई आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और आपसे आके खुद अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये तो लड़के करते हैं। कितने लड़के होंगे जो मुझे मेरी मोहब्बत पे बुलाते होंगे, जो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे, जो मेरे पीछे आते होंगे, लेकिन मैंने आज तक किसी की तरफ देखा तक नहीं, सिर्फ आपकी तरफ देखा है। लेकिन आपने मुझे तो देखना तक भी गवारा नहीं किया। उसकी बातों से परेशान हो रहा था, जल्दी जल्दी चलता हुआ पहुंचा कि मैं किसी तरीके यहां से चला जाऊं, बारिश वैसे भी किसी वक्त भी हो सकती थी। चलते 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 जब उस दरबार के करीब पहुंचा, जो उस गांव का बहुत ही मशहूर व मारूफ दरबार था, उस दरबार के करीब पहुंचते ही एक अजीब मंजर उसने देखा। अभी उस दरबार से काफी दूर था तो उस लड़की की, जिसने अपना नाम रोजीना बताया था, आवाज आई, सलमान, सलमान बाबू, मैं कहीं भी पहुंच जाती हूं, मैं कहीं भी आ जाती हूं, कहीं पे कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। मैंने आपके वाले साहब की बहुत हेल्प की है, बहुत खिदमत की है, आपसे प्यार करती हूं और मेरा प्यार सच्चा है, मैं आपको भी हासिल करके रहूंगी। याद रखना, आप मेरे प्यार को ठुकरा नहीं सकोगे। मैंने पहला और आखिरी प्यार अगर किसी से किया है तो वो सलमान बाबू आप हो, और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। ये जुमले जैसे ही वो उसने बोले थे, उसी वक्त वो दरबार के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और वहां पे एक अजीब व गरीब सा मंजर हुआ। उसने देखा दरबार के अंदर दिए जल रहे थे। यकीनन गद्दी नशीन अंदर थे या कहां थे, लेकिन उन्होंने दिए वगैरह जला रखे थे, जैसे दरबारों पे दिए जलाए जाते हैं। एक दिए के अंदर उसकी रोशनी पड़ी तो वो दिए के अंदर जैसे कोई भंवरा जलता है तो उसकी आंच, आग की जो लू होती है वो तेज होना शुरू हो जाती है। उसी वक्त उसने देखा एक दिए के अंदर कोई भंवरा जला था। उस आग के अंदर, जो उस दिए के अंदर लगी हुई रोई काटन जल रही थी, उसके अंदर एक तिर 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 की आवाज आई, वो जला। लेकिन उसी वक्त वो आग इतनी बड़ी हुई, उसने देखा कि तकरीबन वो पतली सी आग की लौ जो थी वो तकरीबन 5 से 6 इंच लंबी हो गई। वो उसकी तरफ ऐसे खड़ा रुक सा गया और उसको मंजर को ऐसे देखने ही लगा था कि उसी वक्त देखा उसी ही दिए के बिल्कुल साथ जो एक दिया रखा हुआ था, उस दिए के अंदर इस तरह आग भड़क उठी कि पूरे दिए को ही आग लग गई। और ऐसी आग लगी कि एक आग का ऐसा शोला सा निकला, बहुत बड़ा सा शोला, जो उस दिए को आग लगी थी वो शोला ऊपर उठा और उसकी आंखों के सामने आसमान में गायब हो गया। और जैसे ही वो दिया जिसको आग लगी, जिसमें से एक आग का शोला निकला और आसमान की तरफ गया, उसी वक्त उसको महसूस हुआ उस पीछे एक तपिश सी है। उस तपिश को महसूस करते हुए जो दिए के अंदर खोया हुआ था, उसने मुड़ के देखा तो उसके पीछे भी एक आग का बड़ा सा गोला था। जो उसने सामने आग का शोला और गोला सा देखा था वो तो साइज में छोटा था, उसके पीछे जो एक आग का बड़ा सा गोला था वो इतना बड़ा था जैसे 3-4 फुटबॉलों को साथ रख दिया जाए तो 3-4 फुटबॉलों का जो साइज बनता है, उस साइज का एक बड़ा सा गोला था जो तेजी से आसमान की तरफ चला गया। उसने जैसे ही मंजर देखा वो डर सा गया और फौरी अल्लाह का कलाम उसने पढ़ना शुरू कर दिया और तेजी से घर की तरफ रवाना हो गया। वालिद साहब इंतजार कर रहे थे। उसने वालिद साहब से किसी बात का भी जिक्र ना किया कि वो परेशान हो जाएंगे। वालिद साहब ने पूछा, उसने कहा हाँ, ज़मीन शायद पहले ही कोई काम करने वाला मजदूर पानी निकाल गया था, इस बात को जानते हुए कि बारिश किसी वक्त भी हो सकती है। वो सीधा अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। वालिद के सामने उसने बातें तो कर दी थी, वालिद को बता तो दिया था, लेकिन अजीब सा हुआ था, बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ये लड़की कौन थी? वाकई बला की खूबसूरत थी, इंतहा की खूबसूरत थी। खुदा ने उसको ऐसा मेकअप किया था कि उसको किसी मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे खूबसूरत गुलाब की पंखड़ियों की तरह उसके होंठ और गालों पे ऐसा पिंक कलर का मेकअप हुआ वो बहुत हसीन व जमील थी। लेकिन वो कौन थी, वो क्या थी? और आखिर में मैंने जो मंजर देखा वो गायब कैसे हो गई जिससे वो डरा था। अगर मैंने उस वक्त जो मेरे पीछे चलती हुई मोहब्बत का इजहार करती हुई आ रही थी, सामने दिए के अंदर आग को देखा और आग को खड़ा मैं देख ही रहा था कि एक बहुत बड़ी आग भड़की और ऊपर की तरफ गई, उसी वक्त पीछे भी आग भड़की, तो आग का गोले को देख के क्या वो डर गई थी? लेकिन अगर डर गई थी तो इतनी जल्दी कहाँ चली गई? वो लड़की मेरी तरह आग को देख के अगर डरी थी तो क्या जमीन पे लेट गई थी, किसी फसल में घुस गई थी, कहां चली गई कि एकदम से गायब हो गई थी? उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था।
जैसे कैसे रात गुजरी, वो छुट्टियां उसकी ख़त्म हुई और फिर वो अपने कॉलेज चला गया। कॉलेज की वो हॉस्टल में रहता था और सुबह उसका पेपर था। वो जल्दी अपने कमरे में चला गया। इस कमरे में 2 स्टूडेंट रहते थे, सलमान और उसके साथ एक उसका और कोलीग रहता था। सलमान ने किताब खोली, वो पढ़ना चाह रहा था। लड़का शायद खाना खाने के लिए गया था। उसने जैसे ही किताब खोली तो उसको परेशानी हुई। ये वो सब्जेक्ट था जिसकी किताब उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, जिसमें उसको हमेशा ही परेशानी रहती थी। बाकी सब सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा था, इस सब्जेक्ट की उसको हमेशा परेशानी रहती थी कि इसमें मुझे अच्छे नंबर लेने हैं। उसने किताब को खोली, किताब को पढ़ना शुरू किया। सफ़े पलट रहा था कि एकदम से एक खांसने की आवाज़ आई। कमरे के अंदर एक खुशबू सी फैल गई, जैसे किसी ने इस तरह खांसा हो। और ये एक औरत के खांसने की आवाज़ थी। वो एकदम से चौंका कि बॉयज़ हॉस्टल में औरत के खांसने की आवाज़ कहाँ से आई है। ओह, ये तो कोई बहुत अच्छी खुशबू भी फैल गई है। खांसने के साथ वहाँ पे खुशबू भी आ गई थी। उसने जो किताब के अंदर महव था, जो सुबह पेपर की परेशानी की वजह से चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा किताब को याद कर ले, चौंका और किताब को पीछे किया और देखा तो एकदम से चौंक पड़ा। दरवाज़ा कमरे का बंद था और सामने कोई और नहीं, रोजीना खड़ी थी। वो एकदम से घबरा गया, किताब उसके हाथ से गिर गई और वो जल्दी से अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया। तुम यहां कैसे आई हो? वो बोली, परेशान हो गया ना मुझे देख के, मैं कहीं पे भी आ सकती हूं। मैंने कहा था ना सलमान बाबू, आप मेरा प्यार हो और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं अपने प्यार को हासिल करके रहूंगी। देखा, मैं अपने प्यार से मिलने के लिए आ गया। ये बॉयज हॉस्टल है और यहां पे कोई लड़की अंदर आ जाए तो मेरे लिए कयामत आ जाएगी। मेरा कल पेपर है और मेरा कैरियर दांव पे लग जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो? उसने कहका लगाया, जानती हूं आपका पेपर है और आप बहुत परेशान हैं। तो यही ना, अगर तुम मेरे गांव की हो और तुम मेरे वालिद की तारीफ उस दिन कर रही थी तो मेरे कैरियर को दांव पे लगाने आई हो। तुम चाहती हो मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊं। इस वक्त किसी ने देख लिया, लड़के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा तमाशा बन जाएगा और तुम जानती हो मेरे साथ क्या होगा। ए सलमान बाबू, घबराओ मत। मुझे कोई नहीं देख सकता सिवाय तुम्हारे, इसलिए तो मैं यहां तक पहुंची हूं। वरना तुम क्या सोचते हो, इस हॉस्टल के इस कमरे तक पहुंचते हुए कोई लड़की अकेली आए तो उसको कोई रास्ते में नहीं देखेगा? ये तो नामुमकिन है। कोई भी लड़की आने की कोशिश करेगी, उसको सब देखेंगे, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं देखा। और हां, मुझे कोई भी नहीं देख सकता। घबराओ मत, किसी को नहीं पता लगेगा कि मैं तुम्हारे कमरे में हूं। तो मुझसे क्या चाहती हो? अपना प्यार, अपनी मोहब्बत। रोजीना प्यार करती है ना अपने सलमान बाबू से, अपनी मोहब्बत को लेने के लिए आई है। मेरा दम घुट रहा है, आओ तो बाहर बैठते हैं, बाहर कोई देख लेगा। अरे नहीं ना सलमान बाबू, कहा है आइए अपनी आंखों से देख लीजिए, कोई भी नहीं देखेगा मुझे। उसने दरवाजा खोला, बाहर झांक के देखा, लड़के इधर उधर आ जा रहे थे। उसको अंदाजा हो गया कि किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। उसी वक्त वो खड़ा देख रहा था कि वो एकदम से बाहर निकला तो उसके पीछे उसी वक्त रोजीना भी बाहर आ गई और एक लड़का तेजी से उसके करीब से इस तरह गुजर के चला गया जैसे उसने इग्नोर किया हो कि रोजीना भी खड़ी है। तो एकदम से जो डर गया था कि इस लड़के ने तो देख लिया है, कयामत आने वाली है, वो लड़का तो कुछ बोला ही नहीं, चुप करके गुजर गया। तो हैरान हुआ कि इसने देखा नहीं मेरे साथ लड़की खड़ी है। तो मुस्कुराई और बोली, देख लिया, मुझे कोई नहीं देख सकता, चलो मेरे साथ। और वो चल पड़ी। वो भी उसके साथ साथ चलता हुआ बाहर ग्राउंड में पहुंच गया और वो उसके साथ जमीन पर बैठ गई और उससे बोली, अब बताओ बाबू, क्यों परेशान हो? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं अपने पेपरों की तैयारी करने में लगा हुआ हूं। लेकिन तुम कौन हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो और क्यों मेरे कैरियर को तबाह करने में लगी हो? मेरा फ्यूचर लगा है, मेरी तालीम ख्वाहिश थी मुकम्मल करूं और मेरे पेपर होने वाले हैं तो इस वक्त नाजिल हो गई हो। तुम हो कौन और तुम्हें कोई क्यों नहीं देख सकता? सलमान बाबू, हम वो लोग हैं जो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं तो हमारे लिए फासले कोई मानी नहीं रखते। हम बहुत लंबे फासलों को भी कुछ
मिनटों सेकंडों में तय कर लेते हैं। फिर दूरियां हमारे लिए दूरियां नहीं रहती। आपसे कहा था ना, आप मेरा प्यार हो, मैं आपको हासिल करके रहूंगी, और मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूं, दिल के हाथों मजबूर हूं, लेकिन मुझसे क्यों प्यार करती हो? कोई और नहीं मिला तुम्हें प्यार करने के लिए? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो आपकी आंखों में है, जो मोहब्बत मुझे आपके चेहरे, आपके वजूद, आपकी रूह से हुई है, वो किसी और से नहीं हो सकी। हाँ, आपसे पहले मैं बहुत इज्जत करती थी और करती रहूंगी बरकत अली साहब की। आप छोटे थे उनके घर में, तब मैंने आपको देखा था, और तब से मैं आपके साथ साथ पली बड़ी हूं और आपकी दीवानी हूं। मैं छोटा था, तुमने मुझे देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे खुल के बताओ। वो बोली, कल दोबारा मिलूंगी, सब कुछ खुल के बता दूंगी, फिलहाल तो इतना कहने आई हूं, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। रोजीना आपकी जिंदगी में क्या आएगी कि आपकी जिंदगी में ऐसी बहार आ जाएगी, आप सिर्फ मुंह से लफ्ज निकालेंगे और सब कुछ आपके कदमों में निछावर कर दूंगी। बहुत कुछ है मेरे पास देने को, बहुत कुछ है, बहुत ताकत है मेरे पास, और सब आपको दूंगी। बस एक दफा मेरी मोहब्बत का इजहार कबूल कर लीजिए। क्या करोगी तुम? क्या कर सकती हो मेरे लिए? कल इसी वक्त इसी जगह पे मिलूंगी, और आज जिस पेपर की आपको परेशानी है, जिस टेंशन में आप हैं, उसी टेंशन को भी हल किए देती हूं। कैसे हल करोगी? बस कहा ना, आप अपने कमरे में जाइए, कल इसी जगह पे दोबारा मिलेंगे। वो उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने पीछे तक ना देखा, मुड़ के वो खड़ी है, चली गई है, उसने कुछ नहीं देखा। वो अपने कमरे में गया तो उसका स्टूडेंट वहां पहुंच चुका था और वो किताब खोले पढ़ रहा था। उसने भी अपनी किताब खोली, पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसको नींद आनी शुरू हो गई। पता नहीं उसको क्या हुआ, किताब मुंह पे ही रखे रखे वो सो गया। रात का कौन सा पहर था कि सलमान की आंख खुली। वो एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठा कि मैं क्यों सो गया था, ये तो पढ़ाई की रात है, कल पेपर है। और उसने फौरी वो किताब जो उसके मुंह पे रखी हुई थी, अब उसने अपने हाथ में पकड़ी। उसको जैसे ही खोला तो किताब के ऊपर एक कागज रखा हुआ था, उसी के बीच में। उस कागज को देख के चौंक सा पड़ा, और उस कागज को जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, जो वो तमाम सवालात उसके पेपर में आने थे, ये वही कागज था। यानी कल इम्तिहान के टाइम पे जो शीट उसको मिलनी थी, जिसको देख के उसने हल करना, शीट कह रहा हूं, जो क्वेश्चन के लिए पेपर दिया जाता है एग्जाम में, वही उसके सामने रखा हुआ था। वो एकदम से डर गया, इधर उधर देखा, कमरा बंद है, उसका जो रूममेट था वो सो रहा था, और ये कागज उसके पास कैसे पहले आ गया? उसने डेट देखी, टाइम देखा, तो वो एक दिन पहले का था, अगले दिन का था। यकीनन सी बात है, जो सुबह उन्होंने पेपर देना था, वो शीटें, पेपर के जो क्वेश्चन मार्क सारे बने हुए आ जाते हैं, वो तो एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं या 2-3 दिन पहले पहुंच जाते हैं। तो पता नहीं किसने वो निकाल के पहले से ही वो कागज उसकी किताब के अंदर रख दिया था। उसने देखा तो उसको इतना समझ लग गई कि कल का जो पेपर है वो यही है, यही सवाल हैं जो कल मुझे हल करने हैं। उसने जल्दी से उस पेपर को देखा और जो जो सवाल थे वो जल्दी से उसने याद करने शुरू कर दिए, और उसको तकरीबन वो सारे सवाल याद हो गए। अब जिसमें उसको डर था कि वो पास हो जाए, इसी सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे नंबर ले सकता था, क्योंकि उसने पूरी किताब पढ़ने के बजाय वो सारे सवालों को याद कर लिया। अब जब उसने याद कर लिया तो उसने कहा, इसको मैं कहाँ छुपाऊं? ये कागज़ अगर किसी ने देख लिया, किसी ने कोई पता लग गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब वो सारे सवालों को याद कर चुका और जैसे ही उस कागज़ को उसने उठाने के लिए जो साइड पे रखा था छुपा के, ताकि लड़का भी ना देख ले कि क्या मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसने अपनी एक साइड पे छुपा के रखा हुआ था और सारे सवाल करता जा रहा था। जब आखिरी सवाल भी उसने देख लिया, उसको पता लग गया कि सारे सवाल मैंने याद कर लिए, तो अब वो बैठा सोच रहा, क्या करूँ, इसको कहाँ छुपाऊँ, आग लगा दूँ, इस वक्त उठूँ, कोई बाहर देख लेगा कि किसको जला रहा है, क्या कर रहा है, क्या करूँ। इन्हीं सोचों में गुम था कि जैसे उसने कहा, बहरहाल अभी तो मुझे इसको छुपाना है, और जैसे उसने कागज़ को उठाने के लिए हाथ डाला, कागज़ गायब हो चुका था।
वो परेशान हो गया, इधर उधर उसने हाथ डाला लेकिन कागज़ कहीं पे नहीं था। अब और परेशान हो गया, कागज़ नहीं है। सवाल मैंने याद कर लिए, क्या यही कागज़ था? ये क्या है? कागज़ कहाँ गया? मैं क्या करूं? वो इसी टेंशन में बैठा हुआ था कि उसको फिर से नींद आनी शुरू हो गई और वो सो गया। सुबह जब अपने टाइम पे उठा तो फिर हड़बड़ा के उठ गया कि रात में सोया रहा हूं, तैयारी की है, तो एक ऐसे कागज़ को देख के जो आया और गायब हो गया, ये मैंने क्या किया? उसको कुछ समझ ना आया। जो भी उस वक्त वो देख सकता था, पढ़ सकता था, हबड़ तबड़ में देखा, पढ़ा और पेपर देने के लिए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही पेपर देने के लिए बैठा तो पता लगा वही पेपर में ही सब लिखा हुआ है जो एक दिन पहले वो कागज़ पे देख चुका था। क्वेश्चन की जो शीट थी सारी की सारी वही थी। ऐसा था, लगता था जैसे कल किसी ने वो जो पूरा एक पैकेट आता है जिसके अंदर वो लॉक होता है, सील होता है, उसी दिन जब पेपर शुरू होना होता है उसको खोल के तमाम स्टूडेंट्स को दिया जाता है। लगता था उसमें से कोई निकाल के ले आया हो। उसने जल्दी से सारे सवाल जो उसको पहले से ही याद थे उसने पढ़ लिए थे, सारे हल किए और हैरान रह गया, हाँ ये तो वही है। फिर उसको याद आया रोजीना ने उसको कहा था कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। ये क्या है? अगले दिन वो बेचैनी से पेपर की तैयारी करने की बजाय रोजीना का इंतजार कर रहा था और उसी जगह पे टहल रहा था कि रोजीना उसको दूर से आती हुई, मुस्कुराती हुई, चलती हुई पास पहुंच गई और उससे बोली, तो सलमान बाबू पेपर हल हो गया? देखा मेरा कमाल, कैसे कल मैंने पेपर दिया, तुम्हें ला के दिया, तुमने याद भी कर लिया और मैंने पेपर वापस भी रख दिया, किसी को कानों कान भी खबर नहीं हुई और आपका मसला हल हो गया, आपकी परेशानी हल हो गई। अब मानते हैं मुझे? अब तो आपको मेरी मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा, मेरी मोहब्बत में इकरार करना पड़ेगा। ये पहला नहीं है, अभी एक और टॉपिक भी है, एक और सब्जेक्ट भी है जिसमें आपको परेशानी है, वो भी इसी तरह हल होगा। तो क्या कहते हैं, मेरी मोहब्बत को कबूल करते हैं? वो उलझा हुआ था। उससे बोला, तुमने क्या नाम बताया था अपना? रोजीना। जी सलमान बाबू, रोजीना। तुम मेरे वालिद बरकत अली साहब को कैसे जानती हो? वो बोली, क्या मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। वो बोली, मैं इंसानों में से नहीं हूं, इतना तो आप जान चुके हैं कि मुझे आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता, वरना इस तरह मैं ग्राउंड में एक लड़की आपके साथ बैठी है या आपके कमरे में पहुंची है तो कोई भी देख सकता है, लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता सिवाय आपके, जब तक मैं ना चाहूं। मैं एक मुसाफिर थी, आपके गांव से गुजर रही थी, कई गांवों से गुजरती हुई आई थी, कई हालात थे देखती हुई आई थी। जब आपके गांव में उतरी तो मैंने एक रूप धार लिया, एक लड़की का, और मैं एक दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे पे दस्तक दी, एक शख्स ने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही कहा, क्या हुआ बेटी, सब खैरियत है? मैंने कहा, मुसाफिर हूं। तो इससे पहले मैं अगला जुमला कहती वो शख्स खुद से बोल पड़ा, अंदर आओ मेरी बेटी, अंदर आओ, वैसे भी बाहर बारिश होने वाली है, अंदर आ जाओ। हाँ, बाहर बहुत मौसम खराब था, बारिश किसी वक्त भी हो सकती थी और अभी मेरा अधूरे फिक्रे पे ही उस शख्स ने मुझे अंदर बुला लिया और मुझसे बोला, तो मेरी बेटियों की तरह हो, मेरी भी एक बेटी और बेटा है, मेरा नाम बरकत अली है, आओ मेरी बेटी बैठो। उसने मुझे वहां पे बिठाया और फौरी तौर पे अंदर चला गया। अंदर से वो एक ट्रे के अंदर खाना लेके आया और कपड़े से उसको ढांपा हुआ था और बोला, मेरी बेटी बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह का नाम लेके खाना खाना शुरू कर दो। मैं बहुत भूखी थी और इस नीयत से उस घर का दरवाज़ा खटखटाया था कि उस घर के अंदर जो कुछ भी होगा खाने का सब हड़प कर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत थी। हम जब खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, 10-10, 15-15 लोगों का खाना खा जाते हैं। मैं उस कपड़े को हटाने लगी तो बरकत अली साहब बोले, ना बेटा ना, अल्लाह का कलाम में बहुत बरकत है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाओ, खाना बहुत है। और मैं खाती गई, मुझे नहीं पता मैंने कितना खाया या कितना खाना था कि मेरा पेट भर गया और मैंने बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा किया। और वो मुझसे बोले, बेटा इस घर में कोई और खातून तो नहीं है, मेरी छोटी बेटी और बेटा है, मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता तुम यहाँ पे रहो, मैं तुम्हें रहने की भी इजाज़त दे देता, अगर मेरे घर में मेरी बीवी जिंदा होती या कोई और होता, मैं तुम्हारी और क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा नहीं बस इतना बहुत है कि आपने मुझे खाना खिलाया, और मैं उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से बाहर आ गई।
और मैं चलती चलती एक जगह पे पहुंची और रात गुजारने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मैं देख चुकी थी इसी गांव का जो तुम्हारा रेल का फाटक है और जहां पे ट्रेन की पटड़ी बिछी हुई है, उसी के साथ एक बहुत बड़ा पुराना तुम्हारा कब्रिस्तान है। मेरा इरादा था मैं उस कब्रिस्तान की तरफ जाती हूँ। मैं उस कब्रिस्तान के करीब ही पहुंची तो मैंने दूर से देख लिया, वो तो ऑलरेडी भरा पड़ा था बेइंतहा जिन्नात से। हर तरह की मखलूक वहां पे मौजूद थी। उनको देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि इस जगह पे शायद ये मुझे रहने दें या ना रहने दें। मैं पहले ही किसी वजह से निकली हुई थी और वो खौफनाक जिन्नात थे उस कब्रिस्तान के अंदर। वहाँ से मैं मुड़ गई और चलती चलती एक बरगद के दरख्त के नीचे पहुंची। फैसला किया इसी पे ही रात गुजारती हूँ, और उसी बरगद के ऊपर ही मैं रात को अपने असली वजूद में चली गई लड़की से, और मैं सो गई। जब सुबह उठी तो देखती हूँ उसी बरगद के दरख्त के नीचे बहुत सारे मजदूर काम करने वाले खेतों में आ चुके हैं, और उनको जो हिदायत दे रहे थे वो कोई और नहीं, वही बरकत अली साहब थे, तुम्हारे वालिद साहब। तो मुझे पता लगा ये ज़मीनें भी बरकत अली साहब की हैं। वो मुझे इतने अच्छे लगे, मैंने फ़ैसला किया इन्हीं के साथ रहने का। पता नहीं क्यों उनकी शख्सियत में कुछ तो ऐसा था कि फिर मैंने उसी बरगद के दरख्त पे रिहाइश इख्तियार कर ली जहां आपसे मुलाकात हुई थी। और फिर आपके वालिद साहब की फसलों में मैंने इतनी मदद की कि हर दफ़ा उनकी फसल तमाम ज़मींदारों से ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन वो भी परिंदों का, जानवरों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और वो अल्लाह की तमाम मखलूक़ात को जहन में रख के गोश्त वगैरह भी फेंकते थे। मेरा इंतहा का ज़बरदस्त वहाँ पे गुजर बसर हो रहा था, और मैं तुम्हारे वालिद साहब की बेइंतहा हेल्प तो करती रही, लेकिन वहीं पे तुम्हें देखा तो तुमसे प्यार हो गया। तुम बहुत छोटे तो नहीं थे, बड़े हो रहे थे, और फिर मैं इतने सालों तक वहीं आबाद रही कि तुम्हें बड़ा होता देखूं और तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। हमारी उम्रें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। आज तुम एक नौजवान, कड़ियल नौजवान बन चुके हो, और मैं तुम्हारी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी हूं, तुमसे प्यार करती हूं, और तुम्हारे पास इसलिए आई हूं, तुम्हारी कदमों में ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को डाल दूंगी, जो मुंह से निकालोगे मैं पूरा कर दूंगी। सलमान कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद बोला, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने अभी तुम्हें गौर से देखा है, जो तुम बता रही थी तो मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहा था। वाकई तुम बहुत हसीन व जमील हो, बहुत खूबसूरत हो। सच पूछो तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करता हूं और इजहार करता हूं कि हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है। तो एकदम से उठ के खड़ी होगी और बोली, नहीं अभी नहीं, अभी बहुत सारी बातें करनी हैं। आपने मुझे इतना कह दिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आपको मुझसे प्यार है। फिलहाल अपने पेपरों की तैयारी कीजिए, तमाम पेपरों की शीट्स आपके पास पहुंच जाएगी और आपके पेपर सब ज़बरदस्त हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उसके पास सारी शीटें पहुंच जाती और उसने बेहतरीन नंबरों से अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, इम्तिहान मुकम्मल कर लिया। अब वो गाँव जाने का टाइम आने वाला था। अगले दिन उसने गाँव जाना था। कमरे में वो अकेला था, तो फिर से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। वो एकदम से घबराया को वो लड़का ना आ जाए, तो वो बोली, फिर आप परेशान हो गए, आपको कहा है मुझे कोई नहीं देख सकता। अब आई हूं मैं अपने महबूब के पास, अब मुझे बताइए, फिर से कहिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो बोला, हाँ रुजीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सच है कि कोई भी तुम्हें एक दफ़ा देखे तो देखता ही रह जाए। लेकिन आज इससे पहले कि हम जिंदगी को शुरू करें, आपको एक वादा करना होगा मेरे साथ। वादा? कैसा वादा? उसने कहा, चलें छोड़ें, अभी वक्त आए फिर आपको बताऊंगी। चलते हैं। कहाँ? बाहर घूमते हैं। और दोनों जब वो बाहर निकले तो कोई भी उनको नहीं देख पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे सलमान अकेला हो। उन्होंने खूब खाया पिया, कॉलेज के अंदर फिरते रहे, और यूं वो अपने गांव पहुंच गया। उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। वालिद की ख्वाहिश थी कि वो सारा ज़मीनों के मामलात खुद संभाले। वालिद बूढ़े हो चुके थे, और सबसे अहम बात यह थी, उसी बरगद के दरख्त के ऊपर उसी का बसेरा था। वो रोज़ उससे मिल सकता था, लेकिन उस वक्त जब अंधेरा फैल जाता, जब सब चले जाते,
तो उसने भी ऐसे ही किया, ज़मीनों के तमाम मामलात संभाल लिए, सारा दिन वो देखभाल करता, जब शाम होती सबको रवाना कर देता ताकि सब चले जाएं और उस बरगद के दरख्त के नीचे वो बैठ के अपनी मोहब्बत के साथ ढेर सारी बातें कर सके। और वहीं पे जब वो चले जाते तो वो बैठ जाता और वो उसके पास आ जाती। वो ढेर सारी बातें करते, खिलखिलाते, हंसते। वो कोई भी बात दिल में सोचता तो वो उसी वक्त उस ख्वाहिश को पूरा कर देती। कभी कभी वो अगर ऐसे करता, आज मेरी फ़लाँ चीज़ खाने को दिल कर रहा है, तो वो देखता उसी वक्त चारपाई पे वही चीज़ें उसके सामने मौजूद हैं। एक दिन उसने ऐसे ही कहा, मैं जो सोचता हूँ तुम खाने पीने का मेरे सामने रख देती हो, चलें आज मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। उसने एक ऐसे फल का कहा जिसका मौसम ही नहीं था, शायद उस दूर दराज कहीं मौजूद हो, तो पता नहीं, जितनी जगह को वो जानता था वहां पे वो फल मौजूद नहीं था। उसने कहा उस फल खाने को दिल कर रहा है। वो एकदम से मुस्कुराई और उसी वक्त वो अपनी जगह से गायब हो गई। थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा दरख्त उसके सामने एक ट्रे रखी है और उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है। वो उस कपड़े को जैसे हटाने लगा तो पीछे से खांसने की आवाज़ आई। उसने मुड़ के देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। उठाइए ना कपड़ा। उसने कपड़ा उठाया तो वही फल उसके सामने था। वो एकदम हैरान हुआ, ये कहाँ से आया, ये तो मौजूद नहीं है। तो उसने कहा, मैंने पहले कहा था हमारे लिए फासले मानी नहीं रखते, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं होता। आप कुछ निकालेंगे जो मेरे बस में होगा वो मौजूद होगा। ऐसे ही उनके दिन गुजरने शुरू हो गए। लेकिन एक बात जो गांव के लोग महसूस कर रहे थे, सलमान जो बाप की तरह दिल का बहुत अच्छा था, सबसे प्यार करता था, सबका ख्याल रखता था, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक तब्दीली आनी शुरू हो गई थी। कभी कभी एकदम गुस्से में आ जाता, इतना शदीद गुस्से में आ जाता कि उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती थी और वो किसी का कोई लिहाज नहीं करता था। ये बात शुरू शुरू में तो लोगों ने इग्नोर की, लेकिन जब बढ़ना शुरू हो गई उन्होंने देखा कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये पूरी शख्सियत ही बदल जाती है। सलमान नहीं रहता, कोई और हो जाता है। तो ये बात बरकत अली साहब तक भी पहुंचा दी गई कि वो अजीब सा उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। जहां वो अपनी मोहब्बत के साथ खुश था, उठता था, बैठता था, लेकिन अभी तक उनके बीच में एक फासला था। अभी तक उन्होंने एक दूसरे को छुआ नहीं था, एक दूसरे को गले तक नहीं लगाया था, बैठ के बातें करते रहते थे, लेकिन उसके अंदर एक मुसलसल गुस्से का इजहार हो रहा था। वाले साहब को लोगों ने मशवरा दिया, सलमान की जो तब्दीली आ रही है ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि सलमान बहुत अच्छा लड़का है। एक तो उसकी शादी कर दीजिए, और दूसरा जिस अंदाज में एक बुजुर्ग ने उसके वालिद को कहा कि मैंने उसको देखा है, जिस तरह वो गुस्से में आ गया था, उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, वो कोई बात नहीं थी जिस पे उसको इतना गुस्सा आ जाना चाहिए और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जानी चाहिए। तो मैं डर गया था। आप अगर मेरी माने तो उसको दरबार के जो गद्दी नशीन हैं उनके पास लेके जाइए। बरकत अली साहब बोले, क्या मतलब है आपका इस बात का? वो बोले, आप जानते हैं मैं बूढ़ा हो चुका हूं, दुनिया देखी है, आपसे भी उम्र में बड़ा हूं, कुछ तो है। वो जो गद्दी नशीन हैं वो वैसे भी वहां के बहुत मशहूर थे। उनके बारे में एक मशहूर था कि वहीं का एक शख्स जो बहुत ज़्यादा उसी दरबार पे पहले आता, खुद से सफाई करता, झाड़ू लगाता, सारा पानी छिड़कता, सब देखभाल करता था पूरी दरबार का। उसने, लोग होते हैं अल्लाह वाले जो खुद अपने हाथ में निज़ाम ले लेते हैं बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी लालच के, वो दरबार को इस तरह करता रहता। उसका एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो घोड़े पे सवार होके आया और उसने घोड़ा बाहर बांधा, दरबार पे गया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद पूरे दरबार की सफाई की, और जब वो सफाई कर चुका वापस मुड़ने लगा तो देखा कोई घोड़ा उसका खोल कर ले गया है। समझ गया घोड़ा चोरी हो चुका है। वो परेशान सा हुआ और खड़ा देख रहा था तो दरबार का गद्दी नशीन जो था, मुतवल्ली जो तो भी था, वो आया और उससे बोला, वो बुजुर्ग से थे, अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग। बोले, क्या हुआ बच्चा, क्यों परेशान है? उसने कहा, हाजिरी देने के लिए आता हूं, दूर से आता हूं, अपनी घोड़ी यहीं बांधता हूं, नमाज पढ़ता हूं, कुछ देर बैठता हूं, सफाई करता हूं और चले जाता हूं, और हर हफ्ते जुमेरात को आता हूं। आज भी जुमेरात थी, आया, घोड़ी बांधी और अब बाहर निकला हूं तो मेरी घोड़ी जा चुकी है, कोई घोड़ी चोरी करके ले गया है। उस अल्लाह के बुजुर्ग ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, वो जो ऊपर वाला है ना, वो बहुत मेहरबान है, जो भी घोड़ी लेके गया है वो इसी जगह पे भटकता रहेगा, आगे नहीं जा सकेगा। जाओ उसको ढूंढो, वो यहीं कहीं तुम्हें मिल जाएगी।
बस ज़्यादा सवाल जवाब ना करना, इसी तरह आते रहना, इसी तरह नमाज पढ़ना, इसी तरह के जो इबादत करते हो करते रहना, जाओ। वो शख्स चल पड़ा। यकीनन जो चोर थे वो घोड़ी को लेकर कहीं से कहीं जा चुके होते, लेकिन वैसा ही हुआ। वो थोड़े ही फासले पे गया तो उसने देखा कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे, 2 लोग थे और घोड़ी जमीनों में खड़ी थी। वो घोड़ी के पास गया और उन लोगों को आवाज़ दी, लेकिन वो भाग कर दूर जा चुके थे। वो समझ गया, वापस आया, पूछा ये क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा उनका रास्ता भटक गया था, भटका दिया गया था। वो जितना भी घूमते थे घूम फिर के उसी जगह पे पहुंच जाते थे जहां पे तुम पहुंचे हो, इसलिए जब वो डर गए घोड़ी को वहीं पे छोड़ के भाग गए, तुमने उनको भागता हुआ भी देख लिया। और यूं वो बाबा हर जगह पे मशहूर हो गया कि इंतहाई पहुंची हुई हस्ती। बरकत अली को जो शख्स मशवरा दे रहा था वो यही मशवरा दे रहा था कि आप सलमान को उनको दिखाएं। वो बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मुझे उसके अंदर नजर आई, नौजवान है, कभी कभी गुस्से में आ जाता है, खुदा खैर करेगा, हुआ तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगा। उन्हीं दिनों एक रिश्ता, जो एक बरकत अली साहब की ख्वाहिश भी थी, वो रिश्ता यूं सामने आ गया कि आप सलमान के लिए ये रिश्ता देखिए। वो खुश हुए और कहा मेरे ख्याल में ये रिश्ता मुझे मंजूर है, सलमान से पूछना है, मैं एक दफ़ा सलमान से पूछ लेता हूं। उधर सलमान घर पहुंचा तो वाले साहब ने उसको कहा बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद किया है, आसिया उसका नाम है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो या तुम्हारी कोई पसंद ना हो तो क्या इस रिश्ते को मैं तय कर दूं। वो एकदम से खुश हो गया और वाले से बोला अब्बा हुजूर, आप मेरे लिए जो बेहतर समझते हैं, आपको पहले से मैंने कहा हुआ है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने माँ और बाप दोनों का हमें प्यार दिया है और ये इख्तियार आपके पास है, जो आप बेहतर समझेंगे वहीं पे शादी करेंगे, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे खुशी होगी, आपने जो मेरे लिए रिश्ता पसंद किया होगा वो बहुत अच्छा ही होगा मेरे लिए। वालिद ने उसको गले लगाया, ढेर सारी दुआएं दी, खुश हो गए कि बेटे ने हाँ कर दी। उधर उस शाम वो रोजीना को मिलने के लिए जब उस बरगद के दरख्त के करीब अभी जा रहा था तो रास्ते में एक बेरी का दरख्त आता है। शाम हो चली थी, घूप अंधेरा नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा फैल चुका था। बेरी के दरख्त पे उसने देखा मुख्तलिफ काले स्याह कुत्ते हैं जो छलांगे मार मार के बेरी के दरख्त के ऊपर चढ़ रहे हैं और बेरी के दरख्त के ऊपर चढ़ के फिर छलांग मारते हैं और एकदम से ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं और फिर से भागते हुए बेरी के दरख्त पे चढ़ जाते हैं। ये 5 से 6 काले स्याह कुत्ते थे। वो एकदम से डर गया, कुत्ते इतनी स्पीड से कैसे दरख्त पे चढ़ सकते हैं, और तेज़ी से चढ़ते हुए ऊपर जाते और बहुत ऊंची छलांग मार के नीचे आते। अभी उसने ये मंजर खड़े देखा ही था कि उसी लम्हे उसने देखा इस दफ़ा वो 4-5 कुत्ते जैसे ही दरख्त पे ऊपर चढ़े तो गायब हो गए और छोटे छोटे बोने, इंसान जिस तरह होता है छोटे कद का, ऐसे बोने जिनके कद 2 से 2.5 फुट होंगे, छोटे छोटे बोने दरख्तों के ऊपर भागना शुरू हो गए और दरख्तों की मुख्तलिफ जगहों से ऐसे छाले मार रहे थे जैसे छोटे छोटे बंदर हों, जबकि वो इंसान थे। वो एकदम से डर गया, इस मंजर को देख के वो डर गया। एक अजीबो गरीब सा मंजर था और जैसे ही वापस मुड़ने लगा तो सामने रोजीना खड़ी हंस रही थी। वो एकदम से खफा हो गया और उसको बोला ये तुमने किया है? वो हंस पड़ी, हाँ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, कहीं डरते तो नहीं हो? तो एकदम से खफा हो गया, तुमने मुझे डरा दिया, हटो मेरे रास्ते से, मैं जा रहा हूं। जैसे कोई अपनी मोहब्बत से मसनूई अंदाज में नाराज होता है। और वो ऐसे हट जाने लगा तो उसके आगे आ गई, वो दूसरी तरफ से जाने लगा, वो उधर से उसके आगे आ गई, वो इधर से जाता उधर से आगे आ जाती, वो उधर से जाता उधर से आगे आ जाएगी। तभी पहली दफ़ा रोजीना ने उसको गले लगा लिया कि नहीं जाने दूंगी, और पहला मौका था कि वो और रोजीना यूं गले लगे थे। वो जैसे ही उसके गले लगी उसने भी नाराज़गी ख़त्म करके उसको गले लगा लिया। और तभी रोजीना की आवाज़ आई, मुझे पता है तुम शादी करने जा रहे हो, क्या मेरा प्यार मेरी मोहब्बत को भूल गए हो? पहली दफ़ा उस लड़की का लम्स उसके बाहों में, वो लड़की वो ऐसा एक नशे में था कि बोला मैं तुम्हें कहाँ भूल सकता हूँ, मरता मर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे प्यार से कहाँ दूर जा सकता हूँ। आज तुमने पहली दफ़ा मुझे गले लगाया है, ऐसे लगता है सारी दुनिया की खुशियाँ मेरी बाहों में आ गई हैं। तो बोली तो फिर एक सुन लो बात सलमान, तुम शादी कर लो, लेकिन जो बीवी तुम्हारे घर आएगी, जिस रात तुम्हारी सुहाग रात होगी, तो वो सामने तुम्हारी बीवी नहीं मैं बैठी होंगी। तुम्हारी शादी तो हो रही है समझो,
मुझसे हो रही है। निकाह तो तुम उस औरत से करोगे, लेकिन मैं भी साथ साथ, जब मौलवी तुम्हारा निकाह पढ़ाएगा तो उस वक्त मैं भी बोलूंगी कि मुझे कबूल है, मेरे साथ भी तुम्हारा निकाह हो जाएगा। सब यही जानेंगे कि तुम रात को अपनी बीवी के पास उसके कमरे में गए हो, लेकिन वहां तुम्हारी बीवी नहीं, मैं हूंगी। और हम दोनों का निकाह हो चुका होगा और हम मियां बीवी की तरह रहेंगे। मैं तुमसे पहले भी चाहती तो जिस्मानी ताल्लुक बना सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा कबूल नहीं था। मैं निकाह करके करना चाहती थी। और अब जब निकाह होगा तो तुम्हारा और मेरा भी होगा। जानती हूं जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है उसका नाम आसिया है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? क्या हो गया रोजीना, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। तो बस एक बात याद रखना, हम जिस मखलूक से हैं आतिशी हैं और तुम मट्टी से बने हो, हम आग से बने हैं। हमारी भी कुछ ऐसी हदूद हैं जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हें अपना आप हवाले करने जा रही हूं। तुम्हारी मोहब्बत में यहीं बस गई हूं, यहीं रह गई हूं, आगे तक नहीं गई। अपने माँ बाप, बहन भाई सबको भूल गई हूं, सबको छोड़ दिया है, सिर्फ तुम हो। तो बस याद रखना, इस शादी के बाद तुम्हारे दिल में भी बाप बनने की ख्वाहिश ना आए। तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा नहीं होनी चाहिए कि तुम बाप बनो। बाप की मोहब्बत जागे तुम्हारे दिल में कि तुम्हें भी बाप होना चाहिए। औलाद पैदा नहीं करोगे। अगर तुमने हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेके आए तो वो हमारी मोहब्बत का आखिरी दिन होगा। फिर रोजीना तुम्हारी नहीं रहेगी। या तो रोजीना अपने आप को उस दिन मार डालेगी या फिर तुम्हें मार डालेगी। क्या मेरी ये शर्त कबूल है? वो उसकी बाहों में ऐसा नशे में था, ऐसा झूम रहा था। वो बोला मुझे सब मंजूर है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा वजूद चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारा बाहों में आना मेरी जिंदगी को बदल दिया है। और यूं कुछ दिनों के बाद आसिया से उसका निकाह हुआ। और वो जानता था इस वक्त जो निकाह हो रहा है, सारे बैठ के पूछ रहे हैं कबूल है कबूल है, उधर रोजीना भी कबूल है कह रही होगी। यूं रुखसती हो गई और वो कमरा जो दुल्हन का कमरा था मुकम्मल तौर पे सजा दिया गया। पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। एक पूरी उस दौर में सेज बनाई जाती थी, वो सेज बनी हुई थी। और वो रात को उस कमरे में दाखिल हुआ। आसिया घूंघट ओढ़े बिस्तर पे लाल कलर का दुल्हन वाला लिबास पहने उसका मुंतजर थी। वो चलता हुआ बिस्तर पे गया और उसने जैसे ही घूंघट उठाया तो सामने आसिया बैठी थी। आसिया का चेहरा देखते ही, बजाय इसको कि आसिया उसकी मोहब्बत थी, आसिया उसकी बीवी थी, उससे उसका निकाह हुआ था, उसको खुशी होती, वो एकदम से उठ के खड़ा हो गया। और उसी वक्त आसिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और आवाज लगाई, सलमान बाबू कहाँ जा रहे हो? वो एकदम से चौंका, मुड़ के देखा तो अब आसिया की जगह पे रोजीना बैठी थी। रोजीना तुम? हाँ, हमारा निकाह हुआ है, मैं हूं। आसिया वो सो रही है। उसने मुड़ के देखा तो वाकई आसिया साइड पर सो रही थी। तो आसिया तो सबको सुबह बता देगी। उसने कहा नहीं, तुम दिन को उससे मिल सकते हो, दिन को वो तुम्हारी बीवी है। रात जब भी होगी आसिया को कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसको ऐसे लगेगा कि तुम उसके साथ लेटे हो, उसके साथ सोए हो, उसको कुछ याद नहीं होगा, लेकिन असल में तुम मेरे साथ होगे। हर रात को मैं तुम्हारे साथ होंगी। जब भी तुम्हारा बीवी से ताल्लुक बनाने को दिल करेगा तो मैं यहाँ पे मौजूद होंगी। और आसिया के दिमाग पे मैं ऐसा करूंगी उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। जब सुबह हुई तो जैसे अपने बिस्तर से उठा तो आसिया उसको जगा रही थी कि बाहर मेहमान आ गए हैं, उठ जाइए। तो वो उठा तो आसिया की आंखों में उसने देखा कि क्या उसको कुछ याद है या उसको नहीं। तो आसिया की आंखों में देख के वो समझ गया कि वो शर्मा रही है, जैसे एक दुल्हन ने अपनी रात गुजारी हो और वो खुश थी। उसकी आंखों में कोई गिला शिकवा नहीं था। वो उठा, सबसे मिला। शादी का दिन था, अब रुखसती हो गई थी, सुहागरात मना ली गई थी। अगले दिन वलीमे का दिन था, वलीमे का दिन हुआ। और यूं अब रोज़ाना रात को बिस्तर पे वो जाता तो रोजीना उसकी मुंतजर होती। उसकी ज़िंदगी ऐसी खूबसूरत हो गई। रोजीना के साथ एक जिस्मानी ताल्लुक़ बनाते हुए इतना खुश होता जिसकी कोई इंतहा नहीं थी।
और कभी कभी जो उसकी बीवी आसिया बनी थी उसके साथ दिन के टाइम वो जिस्मानी ताल्लुक़ की उसने उसको इजाज़त दे रखी थी। रात को वो उसको सुला देती थी, उसको नींद आ जाती थी। दिन को कभी कभी ऐसा होता तो अपनी बीवी आसिया के साथ भी ताल्लुक़ बनाता। अब उसकी शादी को 1.5 साल हो गया था। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि कोई औलाद देखे, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। यहां तक कि 2 साल हो गए। अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वो होके रहता है। 2 साल बाद अचानक वालिद साहब की तबीयत बिगड़ी। वो उसको शहर लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही वालिद साहब दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। बहन की पहले ही शादी हो चुकी थी, वालिद साहब थे वो भी इस दुनिया से जा चुके थे। अब इस घर में सिर्फ आसिया थी उसकी बीवी, और रात को बिस्तर पर मौजूद होती थी रोजीना। वालिद की सारी जिम्मेदारियां वो पहले ही संभाल चुका था। वालिद साहब को वो आराम करने देता और ज़मीनों की तमाम देखभाल सब कुछ, पैसा इतना था उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो सब कुछ संभाले हुए था। लेकिन एक चीज़ जो लोग नोट कर रहे थे, उसका जिस्म फूलने की बजाय सुकड़ता जा रहा था। जब से उसकी शादी हुई थी वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा था। 2 सालों में तो अच्छा खासा आधा रह गया था। वो एक इंतहाई खूबसूरत गोल मटोल सा गपलू सा नौजवान था, अब वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आता और सब कहते इसको क्या हो गया है। 2.5 साल जब हुए तो उसके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरा औलाद क्यों नहीं है। मेरी अगर औलाद नहीं होगी तो मेरी पीढ़ी कैसे चलेगी, मेरी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। उधर आसिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी खिदमत करने की। उसने बेइंतहा उसको प्यार दिया था। आसिया उसकी बेइंतहा इज्जत करती, ख्याल रखती और सारी जिम्मेदारियां संभालती। उसको आसिया से भी कोई गिला नहीं था, लेकिन वो सोचता था कि क्या वो कभी भी औलाद पैदा नहीं कर सकेगा। तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, आसिया तो मेरी बीवी है, रात को रोजीना मेरे बिस्तर पर होती है, दिन को तो मैं आसिया से प्यार कर सकता हूं, तो मुझे बच्चा चाहिए, क्या करूं। उस दिन वो इतना दिल घबराया कि चलता चलता सोचता सोचता, ये दिन का टाइम था, वो सीधा दरबार पर जा पहुंचा। दरबार पर जाके उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और काफ़ी देर बैठ कर रोता रहा कि या अल्लाह 2.5 साल हो गए हैं, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, मैंने भी ख्वाहिश नहीं की, मुझे औलाद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। काफ़ी देर वो अपने आप से बातें करता रहा और उठकर वहाँ से वापस आ गया। जब रात हुई वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो उसने देखा रोजीना साथ खड़ी है और आसिया सो रही है। रोजीना गुस्से से बोली, आज तुम दरबार पे गए थे और तुम रो रो के दुआएं कर रहे थे कि तुम्हें बच्चा चाहिए। अपनी इस ख्वाहिश को ख़त्म कर दो, बच्चे की ख्वाहिश ना करना। पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूं, मैंने पहले भी कहा था बच्चे की ख्वाहिश मत करना। हमारे बीच में कोई तीसरा आया तो हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तीसरा किसी को नहीं आने दूंगी। आज मैं तुम्हारे साथ भी नहीं लेटूंगी, लेटो अपनी बीवी के साथ और फिर कभी बच्चे की ख्वाहिश ना करना। और वो गुस्से से बाहर चली गई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और जैसे ही वो बाहर निकली ठा करके दरवाज़ा बंद हो गया और उसी वक्त आसिया की आंख खुल गई। क्या हुआ, क्या हुआ है? वो बोला कुछ नहीं, बस दरवाज़ा बंद हुआ है। और उस रात पहली दफ़ा उसने अपनी बीवी आसिया के साथ ताल्लुक़ बनाया, लेकिन वो सो ना सका। जैसे ही अगले दिन वो उठा, नाश्ता वगैरह करके वो उसी बरगद के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। मुसलसल सोचता रहा क्या करूं, क्या करूं। और जैसे ही शाम हुई उसने बरगद के नीचे बैठे हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें इसी दरख्त पर रहती हो, इसी दरख्त पर तुम्हारा बसेरा है, मुझे बच्चा चाहिए, मैंने फैसला कर दिया, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी, मैं जा रहा हूं उसी दरबार की तरफ। तो वह एकदम से उठा अपने बिस्तर से और जैसे ही चंद कदम चला होगा कि उसके सामने रोजीना खड़ी थी और शदीद गुस्से में थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, उसके बाल खुले हुए थे और ऐसे लहरा रहे थे बाल जैसे सांप हो। सांप तो नहीं थे, सांपों की तरह लहरा रहे थे। और वो शदीद गुस्से में खड़ी थी, मुंह नीचे करके कह रही थी, नहीं जाने दूंगी, आज अगर तुम उधर गए तो या मैं अपने आप को मार दूंगी या तुम्हें मार दूंगी। वो बोला, नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर एक आग सी लग गई है, मुझे बाप बनना है, मुझे बच्चा चाहिए। उसने कहा, तुमने मेरा प्यार देखा है लेकिन तुमने मेरे अभी तक गुस्सा नहीं देखा। रुको,
एक कदम बढ़ा के दिखाओ उस दरबार की तरफ, देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? मार डालोगी मुझे? मार डालो, मैं नहीं डरता। गुस्से से वो एक दीवानगी सी उसके अंदर छाई हुई थी। वो एक की बजाय 4 कदम आगे बढ़ा तो उसी वक्त उसने देखा तड़ 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 आग लगने की आवाज़ है। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो रोजीना के मुंह से आग निकल रही थी और आग फसलों को लगती जा रही थी। उसकी जितनी भी फसल खड़ी हुई थी सबको आग लगती जा रही थी। और पूरी फसल को देखते ही देखते आग लग गई। जब पूरी फसल को आग लग गई तो गांव के इधर उधर के लोगों ने देखा फसल को आग लगी हुई है, पकी हुई फसल थी, वो भी भाग गए। लेकिन फसल को कैसे बुझाया जा सकता था? आग तो लग चुकी थी। और उसी वक्त उसने गुस्से से कहा, कल फिर मैं तुमसे इसी सवाल का जवाब लूंगी कि दिल से इस ख्वाहिश को निकाल फेंको, नहीं तो अगला कदम कल देखना मैं क्या करूंगी। और वो गुस्से से चली गई। फसल उसकी जल चुकी थी, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। बीवी आसिया उससे बार बार पूछ रही थी, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, फसल का नुकसान हो गया, अल्लाह खैर करेगा, कभी कभी अल्लाह का इम्तिहान होता है। वो उसको कह रहा था परेशान मत हो। वो रात सारी जागता रहा। तहज्जुद के टाइम पे उठा, उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद मुसलसल बैठ के वो कुरान मजीद पढ़ता रहा। कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। फजर की नमाज पढ़ी उसने और सुबह होते ही सुबह दरबार के अंदर चला गया। जाते ही उन बुजुर्गों से मिले जो वहां के पीर थे, बुजुर्ग थे, बड़े मशहूर थे। उन्हीं का वाकया कई मशहूर था। उनसे बोला, मैं आज आपके पास आया हूं, आपके पास खुदा का बहुत कलाम है, इल्म दिया है रब ने आपको, ऐसी आंखें दी हैं जो आप बहुत कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मुझे मुश्किल से आज़ाद कीजिए। वो बुजुर्ग बोले, बताओ बेटा क्या मामला है। उसने सारी बात उनको बता दी और कहा, मैं आज भी ना आ सकता, लेकिन रात जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और मैं कुरान पढ़ रहा था, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग खुलता जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी के कब्ज़े में हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा है। और उस कुरान की तिलावत करने से मुझे लगा मैं आज़ाद हुआ हूँ। और यहाँ तक पहुँचते हुए मुसलसल मैं कुरान मजीद की वो एक आयत पढ़ता आया हूँ और मुसलसल वही आयत पढ़ता आया हूँ। वो आयत कैसे मेरी ज़ुबान पर रुक सी गई कि उसी को बार बार तिलावत करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। शायद वो मेरा रास्ता भी इसलिए नहीं रोक सकी कि उसी आयत को मैं पढ़ रहा था। वो बुजुर्ग बोले, वो बाहर ही खड़ी है, आओ मेरे साथ। वो बुजुर्ग उसको लेकर बाहर आ गए और सामने रोजीना खड़ी थी और बुजुर्ग भी उसको देख पा रहे थे। वो बुजुर्ग उससे बोले, बेटा इस दरबार की हदूद से नीचे मत उतरना, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आ सकती। हाँ, ये तुमसे प्यार करती है, ये बहुत ताकतवर भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दुनिया का निज़ाम बनाया है। ये बकौल कह रही है इसने तुमसे निकाह किया है, लेकिन निकाह ऐसे नहीं होता जब तक गवाहों की मौजूदगी में वो इकरार ना करे। उसने अकेले इकरार किया तो किसने देखा? वो निकाह नहीं हुआ। दूसरी बात, वो रोजीना की तरफ मुखातिब होकर बोले, अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बनाया है कि इंसान की नस्ल फैलती ही इसी तरह है जब उसकी औलाद होती है। अगर ये औलाद पैदा नहीं करेगा, इसकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? ये जागीर, ये ज़मीन है, ये सब कुछ, इसका वारिस कौन होगा? वो बोली, इसको पहले सोचना चाहिए था। वो बुजुर्ग बोले, अब भी टाइम है, चली जाओ यहाँ से, इसी लम्हे यहीं से चली जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। वो बिफर गई, शदीद गुस्से में आ गई और बोली, नहीं जाऊंगी, आज पहले इसको मारूंगी और उसके बाद अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। सबसे ऊपर जो बैठा है वो सब कुछ करता है। और उसके बाद आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। वो एकदम से दौड़ती हुई अंदर दाखिल होने की कोशिश करती, लेकिन ऐसे लगता था दरबार की एक जो हदूद थी उस जगह पे कोई हो जो नजर ना आते, उसको उठा के फेंकते और वो दूर जाके गिरती। फिर से भागती हुई आती मारने के लिए, हमला करने के लिए कि सलमान को मार सके। और फिर कोई नादीदा ताकत, ऐसी ताकत जो नजर ना आती, उसको उठा के दूर फेंक देती। और वो बुजुर्ग पढ़ते रहे और एकदम से उस औरत ने, उस डाइन ने, उस रोजीना ने, जो जिन्नी थी, डाइन तो नहीं थी, अपनी मोहब्बत में इतनी जनूनी हो चुकी थी कि वो सलमान को मार के अपने आप को मारना चाहती थी। इस दफ़ा भागती हुई तो आई, लेकिन उस बुज़ुर्ग ने पढ़ते हुए यूं हाथ का इशारा किया तो उसी वक्त उसके वजूद के 2 टुकड़े हो गए। एक वजूद का टुकड़ा इस साइड पे गिर गया, एक वजूद का टुकड़ा इस साइड पे गिर गया। और उसी वक्त उसके गिरे हुए वजूद के ऊपर
जो दो टुकड़े गिरे थे, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, इस दफ़ा वो इतनी ताकत से भागती हुई आई थी कि शायद वो जो उसका रास्ता रोक रहे थे वो भी उसका रास्ता ना रोक सकते और वो आगे आ जाती। लेकिन उसी वक्त उस बुज़ुर्ग ने ऐसा वार किया, हाथ का ऐसा इशारा किया जैसे कुल्हाड़ा मारा हो, उसका पूरा वजूद कट के साइडों पे गिर गया। और उसी वक्त उसके वजूद से काले स्याह सांप बनना शुरू हो गए। उसके वजूद के अंदर काले स्याह सांप बने और उसी वक्त उस बुजुर्ग ने पड़ के जोर से फूंक मारी तो उन काले सांपों को आग लग गई और वहां पे चीखो पुकार फैल गई। एक औरत के चीखने की पुकार थी, सांपों को आग लगी हुई थी और वो औरत चीख रही थी और एक आवाज़ आ रही थी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और बुजुर्ग मुसलसल पढ़ते रहे यहां तक कि वो आग ख़त्म हो गई। और बुजुर्ग सलमान से मुखातिब हुए, बेटा खुदा का एक निज़ाम होता है और वो जब चाहता है वैसा ही होता है। उसने तुम्हारी फसल को उगाड़ा, इससे कई लोगों का रोज़गार जुड़ा था, साल की आमदन होती थी। अब जाओ उन सब को दे दो, उन सब में बांट दो और अपनी ज़मीनों की देखभाल करो। वो चली गई है। मैं उसको जलाना नहीं जानता था, वो अच्छी थी, वो बुरी नहीं थी, उन अच्छे जिनात से थी, लेकिन अपने इश्क में इतनी मुब्तला हो गई थी कि जब तुम मेरे पास आए और मुझे बता रहे थे तो मैं पढ़ रहा था, उसको बाहर खड़ी थी और मैं जान गया था कि मोहब्बत इतना कर बैठी है, इश्क इतना कर बैठी है, अगर मैं उसको ना मारता तो वो तुम्हें मार देती। और कोई रास्ता नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की तो वापस चली जाए, लेकिन वो वापस जाने को तैयार नहीं थी। वो फैसला कर चुकी थी मरने मारने का। हाँ, ये सच है, वो बुरी नहीं थी और मैंने इसीलिए उसको मार दिया, वरना वो तुम्हें भी मार देती और अपने आप को भी मार देती। और मेरे पास एक ही हल बचा था, किसी एक को बचाऊं। मैंने तुम्हें बचा लिया और मैंने नहीं बचाया, रब की जो रजा होती है वही होके रहता है। जाओ बेटा, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो और खुदा का ये जिक्र करते रहना। ये जो आयत तुम्हारी ज़ुबान पे आई है ये खुदा ने ही डाली है, इसको मुसलसल अब पढ़ते रहना। उन बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दे के उसको वहाँ से रवाना किया। वो अपने घर पहुँचा। दो से 3 दिन वो मुसलसल घर लेटा रहा और मुसलसल विर्द करता रहा। एक अजीब सा था। उसको इस बात का भी दुख था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन ये बात भी जानता था जो बुज़ुर्ग ने कही थी, वो बुज़ुर्ग उसको ना मारते तो वो उसको मार देती। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बिस्तर से उठा, एक बिस्तर से लग गया था, चुप सा हो गया था। उसके दिल में क्या था उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वो बेहतर हुआ तो मुसलसल वो वही एक आयत थी जिसका वो विर्द करता रहा। और उसके बाद उसने अपनी बीवी को बिठाया सामने और आसिया को सारी हकीकत शुरू से लेकर एंड तक बता दी और उससे माफ़ी की तलबगार हुआ, उससे दिल से माफ़ी मांगी। आसिया एक नेक औरत थी। उसने कहा, मैं किस बात पे आपको माफ़ करूं, आप तो मेरे मजाजी खुदा हैं और आपका बड़ापन है, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, आप ना भी बताते मैं क्या करते हो, इसमें आपका कसूर नहीं है, आपने कहीं पे पहल नहीं की, आपकी जगह पे कोई और होता तो शायद वो भी ऐसा करता। यूं वो दोनों खुशी खुशी रहना शुरू हो गए। उनके 3 बच्चे हुए और फिर ये बात छुपी ना रह सकी। वो बात सबको ना सिर्फ बता दी गई बल्कि उस जगह पे जो बरगद का दरख्त था, उन बुजुर्ग के कहने पे उस दरख्त को भी वहां से काट दिया गया था, हटा दिया गया था। फिर उनके बच्चे जवान हुए और फिर उस गांव के अंदर रोजीना की मोहब्बत की ये सच्ची दास्तान तकरीबन तमाम लोगों को पता लग गई कि वो जिन्नी सलमान से बहुत प्यार करती थी। सलमान जब बूढ़ा हुआ तो उस वक्त भी बहुत खूबसूरत था। उसको जो भी देखता तो कहता था, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि कोई भी जिन्नात तुम पे आशिक हो सकता है। लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी ऐसी बदली, ऐसा वो एक नेक शख्स हुआ, उसने दाढ़ी रख ली और ऐसा परहेजगार हुआ कि इबादत, हर वक्त इबादत में रहता और बाप की तरह उसने शफ़क़त, मोहब्बत, मेहरबानी का रवैया अपनाया और लोगों की इसने बेइंतहा खिदमत की। ये थी आज की सच्ची कहानी।